हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, तो बस जा करके सब्सक्राइब कर लेना और याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना। तो इससे होगा क्या ना कि जब हिंदी मीडियम के चैनल पे कोई वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे कोई लाइव क्लास हो, तो उसके नोटिफिकेशन, उसकी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें, हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जा करके क्लिक करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स को भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब जरा कहानी की शुरुआत करते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर, इसका एनसीईआरटी सोल्यूशन लेकर के आ गया हूं। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट जो कि ये वीडियो है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक का डिटेल्ड सोल्यूशन मिलने वाला है। और मैंने हमेशा कहा है कि आप फिजिक्स की एनसीईआरटी को हल्के में नहीं ले सकते। खासतौर से जो एनसीईआरटी के सोल्यूशंस हैं वो एक तरफा क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो और ज्यादा डेप्थ में क्लियर करते हुए चलता है। ठीक है, नो मैटर आपने कितना डीप स्टडी कर लिया, थ्योरी कितने आपने न्यूमेरिकल्स लगा लिए हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें एक तरफ, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एक तरफ। ठीक है, तो चलें बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान आए ना तो वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर पढ़ने के दौरान बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में हमने साइन कन्वेंशन की बात कर ली थी। ठीक है, और वहां पे हमने एक बहुत ही प्यारी चीज पे फोकस किया था कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड एट द सेम टाइम वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, उन दोनों में से कौन सा होता है पॉजिटिव, कौन सा होता है नेगेटिव। ठीक है, अब उसी ज्ञान को यूज करके हम इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा सवाल एक बार देख लिया जाए। द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है, स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये जो 3-4 केसेस हैं इसमें जो फॉलोइंग क्वांटिटीज हैं वो पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, ये आपको बताना है। इन टोटल इसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पहले स्लाइड पे 3 है, उसके बाद स्लाइड पे 2 है। वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ अ रोप। ठीक है, तो वर्क डन बाय द पर्सन पूछा है। पहले वाले केस में क्या पूछा हुआ है? वर्क डन बाय द पर्सन। और आपका जो भी आंसर है ना वो आप मुझे बताते हुए चलेंगे। यहां पूछा हुआ है वर्क डन बाय द पर्सन। तो अब जरा आप एक बात पे गौर करें। जैसे मान लीजिए ये अपने पास बकेट का सेंटर ऑफ मास मैंने मान लिया, बोलो हाँ यस। तो अपन ने ये बकेट का सेंटर ऑफ मास मान लिया। अब इस बकेट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आप जरा देखें इसको अच्छे से। बकेट को आदमी ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स भी ऊपर की तरफ है, अप्लाइड फोर्स भी ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इसमें ऊपर की तरफ ही हो रहा है। बोलो हाँ कि ना? अप्लाइड फोर्स भी ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इसमें ऊपर की तरफ ही हो रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, अप्लाइड फोर्स भी ऊपर है, तो फिर यहाँ पे थीटा एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, जहां पे cos 0, तो ये वर्क डन हमारे पास में कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो पहले वाले केस का वर्क पूछा हुआ था, तो पहले वाले केस का वर्क का जो साइन कन्वेंशन है वो हो गया पॉजिटिव। दूसरा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस? तो अबव केस क्या था कि एक आदमी है जो कि बकेट को ऊपर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो अब इसमें वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो सकता है? तो जरा गौर करेंगे, ये लेंगे अपन इसका सेंटर ऑफ मास, ये लेंगे अपन इसका सेंटर ऑफ मास। किसका सर? बकेट का सेंटर ऑफ मास। डिस्प्लेसमेंट कायदे से इसमें अभी भी ऊपर की तरफ हो रहा है, लेकिन इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ काम कर रहा है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ हो रहा है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। अब एब्सोल्युटली ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, दिस इज 180। ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, दिस इज 180। और जब यहां पे अपन वर्क निकालेंगे जी हाँ, जब यहां पे हम वर्क निकालेंगे तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। और किसके बीच का एंगल है? देखो भाई,
किस फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे? सर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, जो कि काम करेगा नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट जो कि काम करेगा ऊपर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना हो चुका है? 180। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो हो जाएगा नेगेटिव। तो पहले वाले केस में वर्क डन पॉजिटिव, दूसरे वाले केस में वर्क डन नेगेटिव। तीसरा केस देख लेते हैं, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन स्लाइडिंग। क्या था इसमें? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है यहाँ पे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा हुआ है। इसका अब सी वाला केस करवाते हैं आपको सॉल्व। तो यहां पे ऑब्वियसली देयर हैज टू बी एन इंक्लाइंड प्लेन ना, देयर हैज टू बी एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये ले लिया अपन ने, चलो इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि एक बॉडी को अपन यहां पे प्लेस कर देते हैं। सर्कुलर बॉडी मत करना ऑब्वियसली, है ना। तो ये वाली बॉडी को हमने चलो यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो अब जैसे मान लें कि बॉडी जो है ना वो नीचे की तरफ आ रही है। अब पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो बॉडी अगर नीचे की तरफ आ रही है तो एब्सोल्युटली इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन एट द सेम टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स की जो आदत है वो ये है कि वो हमेशा हमेशा आपके अप्लाइड फोर्स को जो है ना वो अपोज करेगा, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट काम करेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कायदे से नजर आ रहा है कि नीचे की तरफ हो रहा है, तो यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, सब समझ गए? फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा सर पीछे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा सर कहां पे? पीछे की तरफ। अब यार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्लाइंड पे ऊपर की तरफ काम कर रहा है। तो यहां पे अगर गौर किया जाए तो एंगल इज एब्सोल्युटली 180 डिग्री, बोलो हाँ कि ना। एंगल इज एब्सोल्युटली 180 डिग्रीज। अब जब आप यहां पे निकालेंगे वर्क डन, तो आप जानते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 हो जाएगा। वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा मतलब 180 हो जाएगा। तो यहां पर जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाएगा। इतनी आरामदायक बात है, ठीक है। ए बी सी वाला पोर्शन जो है वो क्लियर करवा दिया। अब आपको डी वाले पार्ट पे लेकर के आते हैं, चले। तो हाँ जी, अगर आप लोग को सवाल का स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, ताकि आप पहले के जो 3 पार्ट्स हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ए का, बी का और सी का। हो चुका है। चले अब आपको लेके आते हैं इसके डी वाले पार्ट पे। तो वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मोशन हो रहा है, लेकिन वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स चाहिए। क्या चाहिए अपने को? वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स के लिए एक काम करेंगे, सुनो मेरी बात। पहले तो ये मान लिया अपन ने, चलो ऐसा ग्राउंड मान लिया अपन ने, ठीक है। और उसके बाद एक बॉडी को अपन यहां पे प्लेस कर देते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स की बात यहां पे हो रही है। जैसे मान ली कि अपन ने अप्लाई करा है फोर्स इस तरफ, ठीक है। हमने फोर्स को अप्लाई करा इस तरफ, और बॉडी में एब्सोल्युटली जो मोशन भी हो रहा है ना वो भी इस तरफ ही हो रहा है। तो बॉडी मूव करके कुछ समय के बाद जो है वो बॉडी मूव करके मान लो यहीं पे मिलने वाली है मेरे को। कुछ समय के बाद जो बॉडी है वो मूव करके मेरे को मान ले यहीं पे मिलने वाली है, ठीक है। तो जरा इसमें कलाकारी तो दिखा दें अपन अपनी। बॉडी इसमें कुछ समय के बाद मूव करके अपने को यहीं पर मिलने वाली है। तो भाई अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही डायरेक्शन सेम हो जाएगा। क्या बोलते हो भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स राइट हैंड साइड में था और बॉडी कायदे से डिस्प्लेस भी हो गई है राइट हैंड साइड में, तो एब्सोल्युटली दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। यस सर, बात तो सटीक है। तो फोर्स भी इस तरफ ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ ही है, तो एंगल इन दोनों के बीच में 0 हो जाएगा, और इस केस में एफ एस कॉस 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आप जानते हैं कि कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? +1। तो वर्क भी अपने पास में क्या हो जाएगा? +1 पॉजिटिव। बस बात ही खत्म। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब आते हैं इसके ई वाले पॉइंट पे। अब आते हैं इसके ई वाले पॉइंट पे। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट, ठीक है। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, एक पेंडुलम बॉब लेना, उसको धागे से अपने अटैच कर दिया, ठीक है। धागे का एक एंड पकड़ो अपने हाथ में, इसको झटका दो हल्का सा, तो अब क्या है कि ये जो पेंडुलम है ना ये पूरा ऐसे ऑसिलेशन करना शुरू कर चुका है, ठीक है। अब अगर आप इसको कोई फर्दर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो क्या ये हमेशा ऐसा ही एकदम झूलता रहेगा क्या? नहीं सर, ये हमेशा नहीं झूल सकता। कुछ समय के बाद दिस विल बेसिकली कम टू रेस्ट, दिस विल बेसिकली कम टू रेस्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एयर फ्रिक्शन वहां पे काम करेगा। एयर फ्रिक्शन जो है वो इस बॉडी को लगातार मूव करने से रोकेगा,
करेगा, इस बॉडी के मोशन को अपोज करेगा तो इवेंचुअली द बॉडी विल कम टू रेस्ट। ठीक है, तो यहां पूछा है कि वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो अब जरा मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस थोड़ा अपन सेटअप क्रिएट कर लें एक बार, ये ठीक। अब यहां पे क्या है, एक ये ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, एक रस्सी ले लिया अपन ने और इसमें अपन अटैच कर देते हैं, चलो एक पेंडुलम बॉब। जी सर, यस सर, बढ़िया। ठीक है, अब जैसे ये स्लाइड करेगा इस तरफ तो आप जानते हैं कि एब्सोल्युटली इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो टुवर्ड्स होगा राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है टुवर्ड्स कहां पे, राइट हैंड साइड। तो क्योंकि ऐसे स्विंग कर जाएगा ना, ऐसे जो ये पेंडुलम है ये ऐसे करके स्विंग करके फिर यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगा, वो अलग मसला है, लेकिन स्विंग करके जाएगा तो राइट हैंड साइड में। तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो इस दौरान जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा इस पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो काम करेगा वो करेगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब पाई के बराबर। अब बस बात ही खत्म हो गई। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स पूछ के रखा हुआ था, क्या पूछ के रखा हुआ था, क्या पूछ के रखा हुआ था, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। तो भाई यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स दिख रहा है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है और उन दोनों के बीच का एंगल समझ में आ रहा है। यस सर, एंगल तो हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे इवेंचुअली जो वर्क डन हो जाएगा, दिस वर्क डन विल बी नेगेटिव। इतनी आरामदायक बात है कि आपको ये वाली कहानी अच्छे से समझ में आ गई। तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये अपने पास 5 के 5 सिनेरियोस थे। मैं चाहूंगा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे की तरफ लेके चलें। आ गया समझ में? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। यस सर, चलें अब लेके चलते हैं आपको आगे। तो ये अपने पास सवाल था, ठीक है, इसके पूरे 5 पार्ट्स अपन ने कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। भाई देखो, न्यूमेरिकल है तो क्या करना पड़ेगा, गिवन कंडीशन टू फाइंड। जो भी गिवन हो एक दफा नोट कर लेना, उसको यूज करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है 7 न्यूटन, पर ये नेट फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन काम करेगा। तो अप्लाइड फोर्स में से मुझे फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, चलें विथ कोएफिशिएंट ऑफ दिस मच। ठीक है, कंप्यूट करना है पहले तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड्स। तो मैं पहले आपको ना एक छोटी सी चीज है, हालांकि आपको शायद पता होगा शायद नहीं भी पता होगा, लेकिन मेरा बनता है कि मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं आपके लिए। भाई मैं P का मतलब अप्लाइड फोर्स लेके चलूंगा। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के लिए अलग चीज और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए अलग चीज। ठीक है, P का मतलब मैं क्या मान के चलूंगा सर, अप्लाइड फोर्स, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको मैं F से करूंगा रिप्रेजेंट। चलेगा आप लोग को? तो F का मतलब क्या हो जाएगा, F का मतलब हो जाएगा सर फ्रिक्शनल फोर्स। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, पूरा क्लियर है। अब एक काम करो, गिवन कंडीशन टू फाइंड। तो पहले जो गिवन है उन चीजों को नोट करते हुए अपन चलेंगे। जो गिवन है पहले तो हम जरा उन चीजों को नोट करते हुए चलेंगे। ऐसे क्या गिवन है कि बॉडी का मास है 2 kg। ठीक है, उसके बाद द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब u इज इक्वल टू 0, मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स। अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स है 7 न्यूटन, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है इसका, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है इसका 0.1। ठीक है, तो पहले वर्क डन निकालना है अप्लाइड फोर्स के द्वारा, अपन निकालते हैं पहले। तो मास है 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, मास है 2 kg और बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब स्पीड है u कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या है, मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। तो अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा सर, 7 न्यूटन। सही बात है। उसके बाद फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.1, इसका मतलब म्यू इज 0.1, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज बेसिकली अ यूनिटलेस क्वांटिटी। मैं हट गया स्क्रीन से, तो यूनिटलेस क्वांटिटी है तो इसके पास सिर्फ 0.1 पे छोड़ देना। ठीक, अब क्या पूछा हुआ है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड्स। तो अप्लाइड फोर्स के द्वारा कितना वर्क हो गया है इन 10 सेकेंड्स, अप्लाइड फोर्स के द्वारा कितना वर्क हो चुका है इन 10 सेकेंड्स। तो जरा गौर करें आप, सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको। वर्क डन निकालना है तो अप्लाइड फोर्स का मतलब क्या होगा, अप्लाइड फोर्स मतलब P, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, S के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो यहां पर उनके बीच में एंगल हो जाएगा 0, cos 0 की वैल्यू होती है +1। ठीक, चलें
अप्लाइड फोर्स निकाल लें एक बार अपन। तो अप्लाइड, अच्छा अप्लाइड फोर्स तो गिवन ही था ना 7 न्यूटन। अच्छा, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स था गिवन कितना, एस जस्ट 7 न्यूटन। अब एस निकालना पड़ेगा, तो एस का मतलब क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और कहा गया है कि 10 सेकंड में निकालना है, कहा गया है कि 10 सेकंड में निकालना है। तो पहले अपन एक काम करें, देखो U की जहां तक बात है तो U तो जीरो है, U की जहां तक बात है तो U तो जीरो है, तो प्लस हाफ, उसके बाद A बस निकाल लो, उसके बाद T का स्क्वायर करोगे तो वो तो 100 हो ही जाएगा, तो बस A निकाल लो ना। देयरफॉर एक्सेलरेशन जो है वो निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको अटका देगा। ए तो निकालना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो आपको अटका देगा। तो भाई एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए ना, तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, क्या सिर्फ अप्लाइड फोर्स की वजह से होता है? नहीं सर, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो सिर्फ अप्लाइड फोर्स की बात करेंगे, लेकिन अगर सरफेस पर फ्रिक्शन है तो फिर आपको नेट फोर्स की बात करनी पड़ेगी। अब नेट फोर्स की बात कैसे की जाएगी, तो अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस कर देना, तो जो बचेगा वो क्या होगा, नेट फोर्स। जैसे मान ले फॉर इंस्टेंस, अगर इस सरफेस की अपर कैपेसिटी ये है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन ये है कि ये 20 न्यूटन तक का फ्रिक्शन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, और मैंने अगर 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, तो मेरा अप्लाइड फोर्स कितना है, 50 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 20 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना बचा सर, 30 न्यूटन। कैसे निकाला, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, इतनी आरामदायक बात है। तो यहां पे भी तो वही करेंगे, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन अपन कर देंगे क्या, मास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो भाई, देखो क्या होता है कि हमें इनिशियली नहीं पता होता कि इन चीजों को निकालने के लिए और क्या क्या निकालना पड़ेगा। अभी अपन जब ऐसे चले आगे तो यहाँ पे अपन को चमका कि अच्छा ए निकालना पड़ेगा। जब ए निकालने के लिए आगे चढ़े तो चमका कि भाई साहब यहाँ पे पी पता है, एम पता है, लेकिन एफ नहीं पता, तो एफ निकालना पड़ेगा। भाई देखो बहुत बड़ी बात नहीं है, पी एफ के लिए म्यू आर, और आर होता है एम जी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, मास। बोलो हाँ कि ना। भाई पी कितना है तुम्हारे पास, पी वॉज अप्लाइड फोर्स वॉज जस्ट 7 न्यूटन, ठीक है, माइनस म्यू का मतलब क्या होता है 0.1, एम कितना है 2 और जी कितना है 9.8 अपॉन नीचे अपन क्या कर देंगे सर, नीचे डिवाइड कर देंगे मास से, मास वॉज एब्सोल्युटली 2 के बराबर, ठीक। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 7 माइनस भाई कितना हो जाएगा ये, 19.6 इंटू 0.1 करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 1.96, क्या हो जाएगा 1.96। इसको अपन डिवाइड मार देंगे 2 से, तो 0.4 और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 5.04। चमका बूझे कुछ, और अपने पास एक काम करना, 504 को डिवाइड कर दो से तो 252 आ जाएगा। 252 के पीछे 2 पॉइंट ले लें तो 2.52 आ जाएगा। और एक्सेलरेशन जो है अपने पास नेट, अपने पास में जो नेट एक्सेलरेशन है वो आ चुका है 2.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देयरफॉर, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं क्या, ये मजा आएगा, ठीक है। तो इनटू इक्वेशन नंबर 1 लिख दूं उसको मैं कि भैया एक्सेलरेशन को पुट कर दो इनटू इक्वेशन नंबर 1, तो अपने पास वर्क कितना आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू 7 इनटू बाई हाफ इनटू ए कितना है अपने पास सर 2.52, और उसके बाद टी का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 इंटू अपने पास में क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे करेंगे इसको तो 252 का आधा करो, 252 का भी आधा करेंगे तो 125 126 हो जाएगा, तो 126 जूल्स। अब यार इसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो अपन एक काम करते हैं, कन्वर्ट करते हैं 700, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, फिर 7 को मल्टीप्लाई करना है 26 से तो 70, 140 और 42 मतलब 182, तो 182 जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 882 जूल्स। क्या कहते हो भाई, पक्का। सो ये आ चुका है तुम्हारे पास वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। इतनी आरामदायक बात थी। देखो क्या होता है कि अब इनिशियली हमें नहीं पता था कि किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो तो क्या है कि अपन सफर में आगे बढ़ते रहेंगे और उसके बाद क्या होता है कि लोग जुड़ते रहते हैं, वेरिएबल जुड़ते रहते हैं, तो भाई जुड़ गया। अब जैसे अब ये ए लापता था, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, तो निकालना पड़ेगा, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करो। ए निकालने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करा उसमें खुद एफ लापता हो गया, एफ का मतलब होता है फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला अप्लाई
मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके लिए अपने को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और बेसिक नॉलेज किस चीज का कि भैया फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू आर होता है, जहां पे आर रेडियस नहीं होता है वहां पे आर होता है रिएक्शन फोर्स। तो म्यू इंटू आर, आर होता है रिएक्शन फोर्स और आर की जगह क्या लिखा हुआ है सर mg, इसका मतलब r इज बेसिकली इक्वल टू mg, ठीक है। चले तो ये वाला फंडा अपने को समझ में आ चुका है। अब इसके बाद क्या लिखा था इसमें, दूसरा केस क्या था, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड्स। अच्छा मैं आपसे ना एक बात कहना चाहूंगा, देखो यहां पे ना सब कुछ बदलता रहेगा, लेकिन देखो मतलब अप्लाइड फोर्स की बात करेंगे तो अप्लाइड फोर्स लेके चलना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स लेके चलना पड़ेगा, नेट फोर्स की बात करेंगे तो अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स लेके चलना पड़ेगा। लेकिन हर कंडीशन में, हर केस में जो डिस्प्लेसमेंट है सर, डिस्प्लेसमेंट तो 126 ही आएगा ना। तुम जरा देखो पूरी कहानी को देखो, 7 के बाद मैंने जो मल्टीप्लाई करा है दैट वाज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली केम आउट टू बी 126, ठीक। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। तो अब एक काम करेंगे, इसका जो दूसरा पहलू है, सवाल का जो दूसरा पहलू है उसमें यह पूछा गया है, ये तो पहला केस था ना, ये तो पहला केस था, ए वाला केस था पहला। अब ये जो बी वाला केस है उसमें क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन दैट सेम 10 सेकेंड्स। तो जब वर्क डन बाय द फ्रिक्शन की बात की जाएगी, देखो अप्लाइड फोर्स की बात करी P लिखा है, फ्रिक्शन की बात करेगी तो F लिखा जाएगा, ठीक है भाई। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स हम देख लेते हैं, हम निकाल चुके हैं। फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे लिखा हुआ था, ठीक है, जो कि म्यू आर के बराबर आ गया था, और म्यू आर मतलब म्यू mg, सॉल्व करने पे कितना आ गया था, ये आ गया था सर 1.96 एब्सोल्युटली। भाई एक बात तुमको बताऊं मैं, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से वहां पे जो एंगल आ जाएगा ना वो आ जाएगा 180 डिग्रीज का, ठीक है। चलो अब जरा गौर करते हुए चलना, भाई तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो चुका था, तो फ्रिक्शनल फोर्स था सर हमारे पास कितना आ गया था, फ्रिक्शनल फोर्स 1.96, वो भी माइनस, अच्छा माइनस का 1.96, और डिस्प्लेसमेंट तो हो चुका है 126, तो ये माइनस का 246.9 जूल अप्रोक्सीमेटली, ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देख मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि मैं तुमको यहां तक लेकर के आ जाऊं, इसके बाद का जो मसला होता है वो तो खैर कैलकुलेशन बेस्ड होता है। तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ गई होगी। तो -246.9, दिस इज द -246.9, दिस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई है। अब इसके आगे बढ़ा जाए, ठीक है। क्या कहने इसमें, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन द सेम 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो वर्क डन पूछा है बाय द नेट फोर्स, क्या पूछा है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स। भाई कैसे करेंगे, सिंपल ही फंडा है यार। देखो तो भाई जब वर्क डन बाय द नेट फोर्स पूछेंगे तो मैंने कहा था, तो फिर आपको यहां पे फोर्स लेना पड़ेगा नेट फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट एब्सोल्युटली आप एस के बराबर लेंगे, फिर कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाएगी, तो वो आरामदायक सीन है। अब एक बात सुनते हुए चलना, नेट फोर्स अपन कैसे निकालेंगे, तो नेट फोर्स निकालने के लिए काम करें आप, अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस कर दें। तरीका तो वही कहता है कि अगर नेट फोर्स निकालना है तो अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस कर दीजिए। तो यार अप्लाइड फोर्स कितना था, तो अप्लाइड फोर्स अपन निकाल, वो गिवन था अपने को 7, अप्लाइड फोर्स वाज 7 एंड द फ्रिक्शनल फोर्स वाज, वो था अपने पास 1.96, ठीक है, वो था अपने पास में कितना 1.96। तो अप्लाइड फोर्स था 7 और फ्रिक्शनल फोर्स था 1.96 और डिस्प्लेसमेंट था 126 के बराबर। तो जैसे अपन उसको सॉल्व आउट करेंगे तो 5.04 इंटू 126 अप्रोक्सीमेटली सॉल्व आउट करने पे आपका आंसर जो है वो 635 के आसपास आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 635 के आसपास आ जाएगा, 635 जूल्स, ठीक है। ये आ गया अपने पास वर्क डन। अब इसके बाद का केस जरा देखा जाए तो डी वाले केस में क्या बोला है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड्स एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स। तो पहले हम निकाल लेते हैं व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन दोज 10 सेकेंड्स। भाई क्या करोगे, चेंज निकालने का बेसिक फंडा क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इतनी आरामदायक बात है। तो डी वाले केस की बात करते हैं, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना है तो तरीका क्या कहता है कि के फाइनल में से के इनिशियल को माइनस कर लेना, ठीक है। अब के इनिशियल तुम्हारे पास क्या है जरा उसको देखो, के फाइनल में से के इनिशियल को माइनस कर लेना, तो के इनिशियल है हाफ इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब देख क्या होता है, इनिशियली बॉडी वाज एट रेस्ट, इसका मतलब u इज इक्वल टू 0, और जब u इज इक्वल टू 0 है तो हाफ
इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। चलो बात ही खत्म उसकी। तो अब निकालते हैं के फाइनल। तो के फाइनल निकालने के लिए हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। तो भाई मास तो अपने पास 2 ही केजी था ना जी सर, मास 2 केजी था। तो अब एक काम करो, यहाँ पे v तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखो हाफ इंटू मास इंटू वी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वी का स्क्वायर। अब यार ये v कैसे निकालेंगे? तो अपन v के लिए काम करते हैं u प्लस 80 मार देते हैं, ठीक है। v के लिए अपन u प्लस 80 कर लेते हैं। u इज एब्सोल्युटली 0। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? सर एक्सेलरेशन वाज 2.52। आपको मैं जरा याद दिला दूं हाँ, a अपन निकाल चुके थे, कितना आ गया था अपने पास 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हाफ इंटू अच्छा u प्लस a कितना है अपने पास 2.52, टी का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा कितना कितना कितना, अच्छा हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो ए तो आ चुका है, उसके बाद टी का स्क्वायर करेंगे तो टी अपने, अच्छा टी का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं अपन यहाँ पे यार? ओहो मुझे माफ करो, टी का स्क्वायर क्यों करेंगे भाई? यहाँ पे सिर्फ टी था ना, तो सिर्फ टी था, अरे वो यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर लग गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25.2, तो ये आ जाएगा 25.2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है के फाइनल। तो के फाइनल के लिए आपको बस किसकी रिक्वायरमेंट थी, किसकी दरकार थी? आपको सिर्फ v की दरकार थी, आपको v मिल चुका है। तो हाफ इंटू मास इंटू, अब एक काम का v का स्क्वायर कर देना 25.2 का स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने के बाद में 635 जूल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 635 जूल। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है? जूल्स में आता है। तो अब यहां पे जरा गौर करना कि अब जो आपसे पूछ के रखा था व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है? के फाइनल माइनस क्या होता है? के इनिशियल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फाइनल? सो सर के फाइनल इज 635 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इनिशियल? सर के इनिशियल इज नथिंग बट 0 के बराबर। तो सॉल्व आउट करने के बाद अपना आंसर कितना आ जाएगा सर? 635 जूल्स। अब जरा आप एक छोटी सी इत्मीनान से एक बात समझ पा रहे हैं क्या कि 635 जूल इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और नेट वर्क डन, देखो तो भाई ये जो वर्क डन था ना, दिस वाज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स। क्या शानदार चीज है सी और डी वाली। सी में आपने बेसिकली क्या निकाला है? वर्क डन बाय द नेट फोर्स, जो कितना आ गया सर? 635 जूल्स ही आ गया। और व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी? सर वो भी कितना है? 635 जूल्स है। इसका मतलब ये दरअसल यहां पे सवाल में कहा गया था कि व्हाट डू यू इंटरप्रेट फ्रॉम योर रिजल्ट्स। तो अपने रिजल्ट को देख के हमें एक बात समझ में आ रही है कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स या फिर नेट वर्क डन ऑन द बॉडी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। आया समझ की नहीं आया? आया 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 समझ की नहीं आया? तो क्या लिखेंगे अपन? नेट वर्क डन ऑन द बॉडी। यहां से हमें यह समझ में आता है कि नेट वर्क डन ऑन द बॉडी इज exactly equal to net work done on the body is exactly equal to the change in the kinetic energy of the body. The change in the kinetic energy of the body, the net work done by the body is exactly equal to the net work done on the body is exactly equal to the change in kinetic energy of the body. क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर, ये वाली बात शानदार तरह से समझ में आ गई है। अब आप लोग को पूरा स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो स्क्रीनशॉट की आप शुरुआत करेंगे यहाँ से। डिटेल्ड सोल्यूशन आपके क्वेश्चन का जो है वो शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है। ए वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट है, डन। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास सी वाला पार्ट है और डी वाला पार्ट है, डन। पूरा जो इंटरप्रेट करना था वो भी इंटरप्रेट कर दिया गया है। चलें क्लियर करें इसको। यस सर क्लियर करते हैं। अब इसके बाद आपको लेकर के आते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। कोई और पार्ट तो नहीं इसके अंदर? नहीं सर कोई और पार्ट नहीं है, सीधे अगला वाला सवाल है। ग्राफिकल क्वेश्चन है, हल्का सा लंबा सवाल है, एक दफा पढ़ के देखो। जो आपको समझ में आ जाए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना। बन गया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है यार। चलिए फिर तो आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखें इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस इन वन डायमेंशन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस इन वन डायमेंशन। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय अ क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। मतलब वाई एक्सिस पे जो क्रॉस लगा हुआ है ना, दैट क्रॉस वाला पॉइंट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी। हाँ कि ना? ये जो क्रॉस वाला पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है ना बेटा, दिस, अच्छा ये तो हाइलाइटर ही आ गया भैया। ये जो क्रॉस वाला पॉइंट लगा हुआ है, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी।
ठीक है, ये 4 ग्राफ्स के लिए टोटल एनर्जी को क्रॉस से अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया है। इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजन्स इफ एनी इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर द एनर्जी। ठीक है, पहली बात तो हमको स्पेसिफाई करना है वो रीजन, पहली बात तो ये कि हमको स्पेसिफाई करना है वो रीजन जिसके करेस्पॉन्डिंग द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, हमको स्पेसिफाई करना है वो रीजन जिसके करेस्पॉन्डिंग द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड, बिकॉज वो एनर्जी पार्टिकल के पास हो ही नहीं सकती जो कि ग्राफ में देके रखी हुई है। ठीक है, also indicate the minimum total energy the particle must have in each case. Think of simple physical context for which these potential energy shapes are relevant. ठीक है, जो relevant है। तो पहली बात तो ये कि ऐसे अपने को आइडेंटिफाई करने हैं वो रीजन्स जहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहले अगर मैं यहाँ पे नामकरण कर दूं इसका, तो क्या मैं इसको ए बोल देता हूं, ये वाला ग्राफ में बी बोल देता हूं, ये वाला ग्राफ मैं सी बोल देता हूं और इस वाले ग्राफ को मैं डी बोल देता हूं। ठीक है, तो पहले अपन जरा ए के बारे में देख लेते हैं। तो ए वाले केस में अपन को देखना है कि कहां कहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्पेसिफाइंग द रीजन्स इन विच द पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट, हमें वो रीजन्स स्पेसिफाई करने हैं इन विच जो उन रीजन्स में पार्टिकल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, इन विच द पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट, इन विच द पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो पहले जरा अपन ए वाले ग्राफ को देख लेते हैं। तो ए वाले ग्राफ में आप एक बात देखें, ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, इसमें एक्स एक्सिस पर तो बकायदा डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, वी सबस्क्रिप्ट ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंसेस चेंज होंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज होती है। एक कॉमन एग्जांपल देख ले, जैसे मान लीजिए स्टाइलस अभी यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी है, एच के बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसके, mgh के बराबर। अब अगर मैं इसको यहां से यहां पे लेके आ जाता हूं, हाइट कर दी मैंने y के बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgy के बराबर, जहां पे y h से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ये वाली बात आप मेरे ख्याल में समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे ओके ये वाला फंडा क्लियर है। तो यहाँ पे एक बात आप देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो होती है ना बेटा, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बोलो हाँ कि ना। जो टोटल एनर्जी होती है वो आती कैसे है, वो आती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वैसे मैं यू से करता हूं, लेकिन यहां पे वी बोल के रखा हुआ है तो वी ही सही। अब जरा ध्यान देना, कभी भी किसी भी कंडीशन में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को जोड़ोगे तब आएगा वो टोटल एनर्जी। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा नहीं हो सकती है काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, तो भाई यहां पे अगर आप इस ग्राफ को देखें ना, तो पोटेंशियल एनर्जी जहां जहां पे ज्यादा दिख रही है एज वन कंपेयर टू टोटल एनर्जी, तो वो तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता ग्राफ वहां पे। आई बात समझ में? इस रिलेशन को देख के हमें क्या समझ में आता है, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों को जोड़ेंगे तब जाके बनता है टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी या तो एकदम बराबर हो जाएगा टोटल एनर्जी की। कब? जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो V = E हो जाएगा, या तो छोटा ही रहेगा टोटल एनर्जी से। आगे बात समझ, पर कभी कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो यहां पे ये जो ग्राफ है वो कब एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, जरा ध्यान देना, जब x की वैल्यू a से छोटी है, जब x की वैल्यू a से छोटी है तब ग्राफ में हमेशा दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी से ज्यादा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो x < a कहां एग्जिस्ट नहीं करेगा, x <a पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। और दूसरा क्या है कि भैया यहां पे फिर तो वो नीचे हो गया, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है भाई साहब, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो यहां पे b के बियॉन्ड चला गया ना, जब b के बियॉन्ड जा रहा है तब टोटल एनर्जी से ऊपर चला गया है पोटेंशियल, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मोर देन b के लिए भी ग्राफ जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो x <a एंड x b, इसके लिए जो ग्राफ है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जरा बी वाले पे आ जाएं, बी वाले पोर्शन पे, मतलब इस वाले पोर्शन पे। तो आप इस वाले पोर्शन पे जरा गौर करें अच्छे से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर जो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, वो तो 0 के बराबर है। अच्छा, ये ग्राफ यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट इवन बोल्ड ना, तो वो सिर्फ यहाँ पे आ रहा है जब ए की वैल्यू
जब a से बड़ा हो जाएगा तो ग्राफ जो है वो वैलिड नहीं है। तो x इज मोर देन a के लिए, x इज मोर देन a के लिए ये जो ग्राफ है वो वैलिड नहीं है। कब वैलिड नहीं है ये पूछा हुआ है, तो जब वैलिड नहीं है कब, जब x इज मोर देन a। इसके लिए b वाले केस में ग्राफ इज नॉट वैलिड, ठीक है, इसके लिए b वाले केस में ग्राफ इज नॉट वैलिड। अब जरा c वाला केस देख लेते हैं। तो c वाला केस रहा अपने पास में ये तो भयंकर सा अजीब सा ब्रिज लग रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, ग्राफ कब वैलिड नहीं रहेगा, इससे करता हूं, ग्राफ कब वैलिड नहीं रहेगा। देखो यहां से जब यहां तक आप फोकस करेंगे ना, ठीक है, जो आप यहां से यहां तक फोकस करेंगे तब तक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल के नीचे ही चल रही है या बराबर चल रही है, तो वो तो वैलिड है। वैलिड कब नहीं है, यहां से यहां तक, बिकॉज अब ये जो ग्राफ का हिस्सा है ना ये टोटल एनर्जी के बियॉन्ड चला गया है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर ये नीचे आएगा नेगेटिव, चलो वो तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप यहां पे देखेंगे ना, यहां पे कौन से वाले हिस्से में सर, जब आप इस वाले हिस्से में देखेंगे तो यहां पे अगेन क्या हो रहा है, यहां पे अगेन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी को सरपास कर गई है, तो फिर से पॉसिबल नहीं। तो ये कहां से कहां तक भाई, -b/2 से बड़ा और a/2 से छोटा, -a/2 से छोटा। क्या बोला मैंने भाई, राइट में जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी ना, राइट में जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी। तो -b/2 से बड़ा और -a/2 से छोटा। x जो है वो -b/2 से बड़ा है और -a/2 से छोटा है। तो एक इस रीजन, इसकी बात कर रहा हूं बेटा, जो ये वाला कर्व मैंने बनाया है ना, इसको मैं कैसे करूंगा, इनइक्वालिटी में रिप्रेजेंट कि x -b/2 से बड़ा है और -a/2 से छोटा है। तो ये वो स्पेसिफिक रीजन है जहां पे ग्राफ वैलिड नहीं है, पार्टिकल कभी भी इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद जो अगला हिस्सा है वो क्या आ रहा है, वो a/2 से b/2 आ रहा है। तो a/2 से बड़ा और b/2 से छोटा, वो प्लस वाला है। तो a/2 से बड़ा x इज मोर देन a/2 और छोटा है b/2 से। सही जा रहे हैं, यस सर, b/2 से छोटा है। तो ये वाला फंडा आपको पूरा समझ में आ गया, ऊपर सब कुछ माइनस नीचे वाला प्लस, ठीक है। ये वाला चीज क्लियर हो गई है, ए बी सी वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब माफ कीजिए, जरा डी वाले रीजन पे आते हैं। तो डी वाले रीजन में कहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता ये अपने को निकालना है। तो भाई यहां पे आप जरा गौर करें, यहां पे ये जो पूरी सीढ़ी बनी हुई है ना, इस पूरी सीढ़ी में हर जगह पे आपको नजर आएगा, इस पूरी सीढ़ी में आपको हर जगह पे नजर आएगा कि हर जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी को सरपास कर रही है। इस पूरी सीढ़ी में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हर जगह पे टोटल एनर्जी को सरपास कर रही है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहां पे ग्राफ एग्जिस्ट कर सके, कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहां पे ग्राफ एग्जिस्ट कर सके। हर तरफ जो है वो ग्राफ इज नॉन एग्जिस्टेंट। तो अपन ये लिख सकते हैं कि डी वाले केस में ऑल द रीजन शोन इन द ग्राफ, all the region shown in the graph corresponds to the situation, corresponds to the situation, corresponds to the situation in which the particle cannot exist, ठीक है, in which the particle cannot exist, corresponds to a situation in which the particle cannot exist, corresponds to a situation in which the particle cannot exist, because हर रीजन में बेसिकली क्या हो रहा है, बिकॉज हर रीजन में बेसिकली ये हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो सरपास कर रही है टोटल एनर्जी को, ठीक है। बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज जो पोटेंशियल एनर्जी है, बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी सरपासेस टोटल एनर्जी, बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी सरपासेस टोटल एनर्जी इन ऑल द रीजन, इन ऑल द रीजन, सरपासेस टोटल एनर्जी इन ऑल द रीजन। इतनी आरामदायक बात है, मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आया समझ, ए बी सी डी हर एक चीज क्लियर हो गई आपके सामने? यस सर, क्लियर हो गई है। और अगर आप लोगों ने अभी ग्राफ आपको चाहिए, भाई ग्राफ में जो कलाकारी मैंने करी उसके साथ चाहिए तो ये रहा ग्राफ, ठीक है। और बिना कलाकारी के अगर ग्राफ चाहिए आपको तो फिर ये रहा आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन। क्लियर है अब तो पूरा फंडा? यस सर, क्वेश्चन भी पूरा क्लियर है और सोल्यूशन भी पूरा क्लियर, ठीक है। तो अब जरा सोल्यूशन को अपन साफ करें और आपको लेके आते हैं इसके अपन अब क्या अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन?
Okay, the potential energy function for a particle executing linear simple harmonic motion is given by v is equals to k x का square by 2. ठीक है, अपने पास जो इक्वेशन है वो क्या है, v is equals to k x का square by 2, where k is the force constant of oscillator, जहां पे k की वैल्यू है 0.5. The graph v of x versus x is shown in the figure. मतलब potential energy as a function of displacement and displacement का जो ग्राफ है वो यहाँ पे shown है. अब उसके बाद क्या पूछा हुआ, show that a particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reaches, या तो x is equals to +2 पे रीच आउट कर जाए या तो x is equals to -2 पे रीच आउट कर जाए, तब इस पोटेंशियल एनर्जी का जो अपने पास पेंडुलम है दैट विल बेसिकली मूव बैक, कब x is equals to +2 या x is equals to -2 पे. ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन यहां पे, सवाल के अनुसार जो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है वो गिवन है हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर. ठीक है, नाउ एक बात अपन जानते हैं कि के जो है वो 0.5 है. ठीक है, तो देयरफॉर जो पोटेंशियल एनर्जी बचेगी वो बचेगी हाफ, के का मतलब 0.5 इंटू अपन कर देंगे क्या सर, एक्स का स्क्वायर. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है. तो अब एक काम करो, हाफ उसके बाद 0.5 खुद क्या होता है वो भी 1/2 होता है, उसके बाद में एक्स का स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा. यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का पूरा फंडा क्लियर है. अब जो पेंडुलम है, अब जरा एक बार इसके बारे में सोचना. ठीक है भाई, ये अपने पास मान ले एक फिक्स सीलिंग है. ठीक है, और एक पेंडुलम बॉब है. अगर मैंने पेंडुलम बॉब को मान ले यहां से मैंने इसको छोड़ा, ठीक है, तो ये मैक्सिमम जाएगा मान ले इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, फिर यहां से वो टर्न बैक कर जाएगा. ठीक है, तो आप जरा इस वाले पॉइंट पे फोकस करें. मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर अगर आप फोकस करें तो भाई इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी को 0 होना पड़ेगा, तभी तो वो टर्न बैक करेगा पीछे की तरफ. अगर इस वाले पॉइंट पर 2 रुपए की वेलोसिटी भी होती तो क्या टर्न बैक करता? सर बिल्कुल नहीं करता. ठीक है, तो अपन लिख देते हैं कि इफ वो जो पार्टिकल है या जो पेंडुलम बॉब है दैट टर्न्स बैक फ्रॉम अ पॉइंट, अगर वो जो पार्टिकल है या वो जो पेंडुलम बॉब है इफ इट टर्न्स बैक फ्रॉम अ पॉइंट, इसका सीधा सा मतलब ये है इट मींस दैट इस पॉइंट पर वेलोसिटी खत्म हो चुकी होगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी. इट मींस दैट वेलोसिटी इज 0 एट P वाला पॉइंट. ठीक है, अब यार किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी 0 हो जाती है ना तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाती है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी सिर्फ क्या बचेगा, पोटेंशियल एनर्जी. टोटल एनर्जी 1 हो चुका है और पोटेंशियल कितना हो चुका है अपने पास, हाफ. अच्छा, ये एक्स स्क्वायर बाई 4 आ चुका है ना पूरा, ये अपने पास क्या हो चुका है बेटा, सिर्फ v बचेगा. तो v क्या हो जाएगा अपने पास में, एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ±2 मीटर. इसका मतलब क्या होता है बेटा, सवाल में ये पूछा हुआ था कि सर कहां पर ऐसा होगा, किस पॉइंट पर ऐसा होगा कि वहां से वो टर्न बैक कर जाएगा. तो ये अपन ने दिखा दिया कि हाँ ±2 पर ऐसा होगा. ये प्रूव करने को बोला गया था भाई, ये प्रूव करने को बोला गया था, तो अपन ने प्रूव कर दिया. चलें, ये अपने को प्रूव करने को बोला हुआ था कि ये बता दो कि भाई x इज इक्वल टू ±2 पर ही ऐसा होगा कि वो टर्न बैक कर जाएगा. तो हाँ, अपन ने प्रूव कर दिया कि हाँ भैया x इज इक्वल टू ±2 पे ही टर्न बैक करेगा. टर्न बैक करने का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा क्या होता है, अगर पेंडुलम बॉब इस पॉइंट तक गया, अब यहां से टर्न बैक कर रहा है, इसका मतलब पक्की बात है इस वाले पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी खत्म हो चुकी होगी, 0 हो चुकी होगी. पक्का क्लियर है? तो भैया अब इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना. 3 2 1 रेडी गो. सुपर डन एंड सुपर क्लियर. क्या बात है सर, शानदार, एक तरफा जबरदस्त. चलें, अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले पॉइंट के ऊपर, काफी ज्यादा थ्योरी वाला पॉइंट. आंसर द फॉलोइंग. पहले कंडीशन पे फोकस करो, एक बार देख लो क्या कहना चाह रहा है. द केसिंग ऑफ अ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन. सही बात है. एट हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन. ठीक है भाई, किसके खर्चे पे, देखो अगर कोई चीज बर्न अप हो रही है मतलब हीट एनर्जी इज बेसिकली रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये पूछा हुआ है कि किसके खर्चे पे
किसके खर्चे पे ये हीट एनर्जी जो है वो आ रही है? क्या वो रॉकेट के खर्चे पे आ रही है या फिर वो एटमॉस्फेयर खर्चा कर रहा है? तो भाई एक बात आप सुने, जब रॉकेट का जब केसिंग बर्न होता है ना, तो उससे रॉकेट का मास जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, और जब रॉकेट का मास डिस्ट्रॉय होगा तो ये बेसिकली किसका लॉस है? ये रॉकेट का लॉस है। ठीक है, रॉकेट का मास डिस्ट्रॉय होगा तो उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। तो यहां पे जो लॉस है वो किसका लॉस है? रॉकेट का लॉस है। तो इसका मतलब कि जो हीट एनर्जी आ रही है वो किसके एक्सपेंस पे आ रही है? वो खुद स्वयं रॉकेट के एक्सपेंस पे आ रही है। ठीक है, तो सवाल के शब्दों में एट हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन्ड। तो फिफ्थ के ए का मैं आपके सामने आंसर लिख देता हूं कि हीटिंग के दौरान होता क्या है कि एज, भाई तुमको ये नोट करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, एज द केस हीट्स अप एंड बर्न्स, हीट्स अप एंड बर्न्स, तो ऑब्वियसली मास डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, देयरफॉर द मास ऑफ द रॉकेट डिक्रीजेस, रॉकेट का जो मास है वही तो डिक्रीज हो रहा है। देयरफॉर द मास ऑफ द रॉकेट डिक्रीजेस, और इसी को देख के हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अगर रॉकेट का मास डिक्रीज हो रहा है ना, अगर रॉकेट का मास डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली जो ये हीट एनर्जी है दैट इज ऑब्टेन्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द रॉकेट। ठीक है, देयरफॉर द मास ऑफ द रॉकेट डिक्रीजेस, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट the heat energy required for burning, therefore it can be said that the heat energy required for burning is obtained at the cost of, required for burning, भाई मेरे साथ साथ लिखते हुए चलो, एक ही बार में एनसीईआरटी सॉल्यूशन खत्म कर देंगे। ठीक है, the heat energy required for burning is obtained at the cost of rocket, is obtained at the cost of रॉकेट। मतलब जो एक्सपेंस है वो किसने झेला है? वो रॉकेट ने इसका एक्सपेंस झेला है। ठीक है, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर हो रहा है। अब आपको लेके चलते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट की तरफ। फुल स्टॉप। ओके, कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। सही बात है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू द सन इज नॉट नॉर्मल टू द कॉमेट्स वेलोसिटी इन जनरल। ऑब्वियसली अब ये हाईली इलिप्टिकल पार्ट है तो हर बार वो नॉर्मल नहीं रहता इन जनरल। ये वो जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नॉर्मल नहीं रहता है। Yet the work done by the gravitational force over every complete orbit of the comet is zero। मतलब देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर पूरा प्रॉपर सर्कुलर ऑर्बिट होता, अगर प्रॉपर सर्कुलर ऑर्बिट होता तब तो अपन कहते कि भैया कॉमेट का डिस्प्लेसमेंट और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बाकायदा 90 डिग्री पे काम करे तो वर्क शुड बी निगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स है, तो आप हर जगह पे इन जनरल नहीं कह सकते कि फोर्स जो है वो नॉर्मल काम करेगा तो वर्क जीरो हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो वर्क डन है वो जीरो होता है। तो क्या लिखा है? येट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एवरी कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट इज जीरो। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है, कंप्लीट ऑर्बिट तो हो चुका, कंप्लीट पाथ तो लगा लिया गया है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, ये अपन पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक पूरा बकायदा वीडियो है, मेरा डेडिकेटेड वीडियो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर। ठीक है, वहां मैंने इत्मीनान से हर एक चीज को एक्सप्लेन करके रखा है कि व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क एक कंप्लीट क्लोज्ड पाथ में जीरो के बराबर होता है। इस बात को हम बाकायदा प्रूव भी कर चुके हैं। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ इस बात का ज्ञान जरूरी है कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ कोई भी वर्क ओवर अ राउंड ट्रिप इज एब्सोल्युटली जीरो। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं कि सिंस इसका बी वाले का पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, और किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा या किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन किसी भी राउंड ट्रिप में जीरो हो जाता है। ठीक है, वर्क डन बाय or against, work done by or against any conservative force, work done by or against any conservative force
ओवर अ राउंड ट्रिप इज एब्सोल्युटली जीरो। ठीक है, एक राउंड ट्रिप पे किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क या किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क हमेशा किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। तो ये रीजन है। अब लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो ऑर्बिट है वो पूरा सर्कुलर तो है नहीं, इलिप्टिकल है। तो यार अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर नहीं होगा तो वर्क डन जीरो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद वर्क डन जीरो है। तो उसका रीजन क्या है कि भैया वर्क इज बेसिकली डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? ये रहा अपने पास पूरे बी का सोल्यूशन। ठीक है, मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे इत्मीनान से। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो ये अपने पास, अच्छा अगर आपको सवाल का स्क्रीनशॉट चाहिए क्योंकि इसके बाद नहीं मिलेगा, तो ये अपने पास ए और बी का स्क्रीनशॉट। चले सर, ओके। अब आते हैं इसके सी वाले पोर्शन पे। ओके, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन वेरी थिन एटमॉस्फेयर लूजेस इट्स एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू डिसिपेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन या एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। सही बात है। व्हाई देन डज इट स्पीड increases progressively as it comes closer and closer to the earth? ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जितना ज्यादा अर्थ के पास आता है ना, तो अर्थ के एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण उसकी एनर्जी जो है वो रिड्यूस होती है। हमने बोला बिल्कुल सत्य वचन। अब ये कहा गया है कि अगर उसकी एनर्जी रिड्यूस हो रही है तो जितना वो अर्थ के पास आता रहता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ जाती है? क्या बोला है कि देन व्हाई डज इट स्पीड इंक्रीजेस? स्पीड बढ़ना मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ना। तो जैसे जैसे अर्थ के पास आता है अपना कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ने क्यों लगती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? हालांकि उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, लेकिन फिर भी उसकी गति बढ़ रही है। इसके पीछे का रीजन ही है, देखो इसके पीछे का रीजन समझो तुम। जैसे जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के पास आएगा तो उसकी जो एनर्जी है ना दैट इज डिक्रीजिंग, लेकिन वो कौन सी एनर्जी डिक्रीज हो रही है? वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दें, लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी रिमेन्स एब्सोल्युटली कंजर्व्ड। तो टोटल एनर्जी बेसिकली क्या होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ठीक है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब ये हमेशा कांस्टेंट है। अब जैसे वो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के पास पास आएगा ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। पोटेंशियल डिक्रीजेस एज सैटेलाइट मूव्स क्लोज टू अर्थ। एज सैटेलाइट, गंदी स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग। एज सैटेलाइट मूव्स क्लोज टू अर्थ, जैसे सैटेलाइट अर्थ के पास आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब मेरी बात सुनना भाई, टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रखना है। अब पोटेंशियल रिड्यूस हो रही है तो टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रखने के लिए पोटेंशियल तो रिड्यूस हो गया तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, तो देयरफॉर अपन क्या लिख देंगे? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी शुड इंक्रीज। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी शुड इंक्रीज in order to have कांस्टेंट टोटल एनर्जी। अगर आप ये चाहते हैं कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी को लगातार बढ़ना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी शुड इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब क्या कि उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, विच बेसिकली सजेस्ट, भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि स्पीड बढ़ रही है। विच बेसिकली सजेस्ट दैट द स्पीड इंक्रीजेस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का स्पीड जो है वो बढ़ जाना चाहिए। क्या आपको ये सी वाले पार्ट का एक्सप्लेनेशन पूरा क्लियर हो गया? जी सर, ये वाले पार्ट का एक्सप्लेनेशन पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, ओके डन। अब आपको लेके चलें इसके और पार्ट भी है। यस सर, इसका पार्ट नंबर डी भी है। इन फिगर द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 kg ऑन हिज हैंड्स। तो पहले वाले केस में क्या है कि एक 15 kg का बॉक्स है। ठीक है, इसको अपने हाथ में रख के रखा है। जब अपने हाथ में रखा है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इस 15 kg के बॉक्स, ये दिख रहा है बॉक्स अपने को, ये वाला बॉक्स। ठीक है, तो 15 kg के बॉक्स के वेट को हमने बैलेंस करके रखा हुआ है और उसके बाद इंसान जो है ना वो 2 मीटर के लिए आगे बढ़ गया है। ठीक है,
हाँ, तो ये पहला वाला केस हो गया। उसके बाद क्या है दूसरे वाले फिगर में, ही वॉक्स द सेम डिस्टेंस पुलिंग द रोप बिहाइंड हिम, द रोप गोज ओवर अ पुली एंड अ मास ऑफ 15 kg हैंग्स एट द अदर एंड। ठीक है भाई, वही 15 kg का मास यहाँ पे ऐसे एक पुली के सहारे लटका हुआ है। इन विच केस इज द वर्क डन ग्रेटर, कौन से वाले केस में, जो वर्क डन है, वर्क डन बाय द पर्सन, वो किस केस में होगा, ग्रेटर। तो पहले वाले केस में क्या है, ये डी वाले की बात कर रहा हूं ना जी सर। तो डी के अंदर दो केसेस आने वाले हैं, डी के अंदर दो केसेस आने वाले हैं। तो डी के पहले वाले केस में क्या है कि आदमी ने अपने हाथ में उस बॉक्स को रखा हुआ है, ठीक है। तो ये अपन ने बनाया आदमी, ये इसके दो हाथ, ये इसका पैर, और ये अपन ने बना दिया है ग्राउंड, ठीक है। अब क्या है कि आदमी के हाथ में एक बॉक्स है, यस सर, बात बिल्कुल सटीक है, आदमी के हाथ में एक बॉक्स है। अब इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, बोलो हाँ, यस सर, बात तो सही है। तो इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा mg। अब इसको बैलेंस करने के लिए आदमी को एक फोर्स लगाना पड़ा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन आप एक बात समझ रहे हैं, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट की दिशा क्या है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डिस्प्लेसमेंट की दिशा है राइट हैंड साइड में। तो आप एक बात अगर यहाँ पे अच्छे से नोट करें कि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। क्या बोला मैंने, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट सवाल के अनुसार यहाँ पे 2 मीटर का हो चुका है, लेकिन फिर भी जब आप वर्क निकालेंगे ना तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, ठीक है। तो जैसे अप्लाइड फोर्स कितना है P, डिस्प्लेसमेंट कितना है S, और अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है सर, 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा अपने पास में, 0 जूल। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो पहले वाले केस में देयर इज एब्सोल्युटली 0 वर्क डन, पहले वाले केस में देयर इज एब्सोल्युटली 0 वर्क डन। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है कि इसको खींचा जा रहा है, ठीक है, पुली के सहारे ना इस पूरे सेटअप को जो है वो खींचा जा रहा है। तो अब मैं जरा इसका बना के दिखाता हूं आपको। तो भाई इसमें अच्छा एक काम करता हूं, यार डायग्राम यहां बना हुआ है, इसी की अपन हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। इसका देखो भाई वेट, इसको ना देखो, इसका वेट काम करेगा नीचे mg के बराबर, इसका वेट काम करेगा नीचे कितना सर, इसका वेट काम करेगा नीचे mg के बराबर, ठीक है। और उसी के कारण रस्सी पे लग जाएगा यहाँ पे टेंशन। अब जितना यहाँ पे टेंशन लगा है उतना ही इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना, सही बात है। जितना यहाँ पे टेंशन लग रहा है ना उतना ही, ऐसे यहाँ देखना, यहाँ लग गया टेंशन, तो भैया यहाँ पर भी लग जाएगा, इसमें क्या टेंशन लग जाएगा, टेंशन T, ठीक है। तो अब इस इंसान को जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना है ना, इस इंसान को जो फोर्स अप्लाई करना है वो कम से कम टेंशन के बराबर तो फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाले केस की जहां तक बात करेंगे, तो सेकंड वाले केस में, ये वाले सेकंड वाले केस की बात करेंगे, सेकंड वाले केस में तो भाई वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 हो जाएगा, ठीक है। अप्लाइड फोर्स कितना होगा सर, अप्लाइड फोर्स कम से कम होगा अपने पास कितना, कम से कम जितना टेंशन है उतना होगा। अप्लाइड फोर्स मतलब P, टेंशन कितना अपने पास mg के बराबर, cos 0, ठीक है। अब भाई बॉडी का मास कितना है सर, बॉडी का मास है 15, जी की वैल्यू है 10 ले लो, डिस्प्लेसमेंट कितना अपने पास 2 ले लो, तो 300 हो जाएगा। तो वर्क अपने पास कितना हो जाएगा सर, 300 जूल के बराबर हो जाएगा। अब एक बात तुम सुनते हुए चलना, दूसरे वाले केस में कुछ वर्क तो करना पड़ रहा है ना कम से कम, लेकिन पहले वाले केस में कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ा था। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है क्या, हाँ सर ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये कोई पूछता है कि भाई पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में किस में वर्क डन ज्यादा है, इन विच केस इज द वर्क डन ज्यादा, तो पहले वाले केस में 0 वर्क डन, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले चुके थे, और दूसरे वाले केस में कुछ तो वर्क हुआ, देयरफॉर वर्क डन इज ग्रेटर इन सेकंड केस, देयरफॉर वर्क डन इज ग्रेटर इन सेकंड केस। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। चले फिर आगे बढ़ेंगे। शानदार, ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका था। अब जरा देखते हैं अगले वाले सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडरलाइन द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इसमें से जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसको अंडरलाइन कर देना है। व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। हालांकि यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि अंडरलाइन करना है, बट मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा आपको। तो व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज सम पॉजिटिव वर्क, भाई कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, दिमाग में रख लेना, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंटेनियस एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो गो विथ फ्रिक्शनल फोर्स।
कंजर्वेटिव फोर्स की यहां बात हो रही है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। डज पॉजिटिव वर्क ऑन द बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी के साथ, ठीक है, ये अपना हो चुका था सवाल। अब जरा मेरी बात पे गौर करना। तो कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज डूइंग पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क ऊपर जाती हुई बॉडी पे नहीं होगा, पॉजिटिव वर्क होगा नीचे आती हुई बॉडी पे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो पॉजिटिव वर्क होगा वो नीचे आती हुई बॉडी पे होगा। कैसे सर? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, displacement is also downwards. Gravitational force is acting downwards, displacement is also downwards, angle is 0 degree, तो work done is positive। यार अगर ऐसा हो रहा है तो body is moving towards center of the force, body moves towards center of the force। और आप एक बात यहां पे देख सकते हैं कि जैसे यहां पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पूछा, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा, और कहा है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव, मतलब नीचे आती हुई बॉडी पे वर्क डन इज पॉजिटिव। तो जैसे बॉडी नीचे की तरफ आएगी ना, तो उसका जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो कम हो जाएगा, उसका हाइट कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डिक्रीजेस। क्या आपको ये इतनी प्यारी सी बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो यहां पे पूछा हुआ था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, उसके द्वारा किया हुआ वर्क पॉजिटिव तब होगा जब बॉडी नीचे की तरफ आएगी, और जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो एब्सोल्युटली, जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो एब्सोल्युटली उसकी हाइट कम हो रही है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन? देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डिक्रीजेस, देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी बेसिकली डिक्रीजेस। ठीक है, अगला हिस्सा, वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि भाई देखो, जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी के द्वारा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक हिस्सा जो है ना वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जा रहा होता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है तब जाकर के अपन फ्रिक्शन को ओवरकम कर पा रहे हैं। ठीक, उसके बाद द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स या फिर सम ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस। बाय इंटरनल फोर्सेस की वजह से कभी भी किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है उसमें चेंजेस नहीं आते, तो जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, अब बेसिकली ये सेकेंड लॉ के ऊपर है। सेकेंड लॉ स्वयं ये कहता है, सेकेंड लॉ साक्षात ये कहता है कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। आई बात समझ में? द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये वाली बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पे एक्सटर्नल फोर्स का फंडा था। ये जो अपने पास तीन केसेस थे माफ कीजिए, ये जो अपने पास तीन केसेस थे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बस अंडरलाइन करना, उसका कुछ नहीं है, और इसका तुम स्क्रीनशॉट पहले से ही लेके रख चुके होगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक, चलें सर। ओके, आखिरी इसका जो हिस्सा है वो क्या है? इन एन इनइलास्टिक कोलिजन, प्लीज कीप दिस इन माइंड कि इनइलास्टिक कोलिजन की बात चल रही है। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, द क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद जो क्वांटिटीज चेंज नहीं हो रही हैं, कोलिजन के बाद जो क्वांटिटीज चेंज नहीं हो रही हैं उनके बारे में बात करना है। ठीक है, व्हिच डू नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन, चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या? कंजर्व्ड है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन में कौन कौन सी चीजें कंजर्व्ड हैं, इन इलास्टिक कोलिजन में कौन कौन सी चीजें कंजर्व्ड हैं उनके बारे में जरा आपको यहां पे बात करना है। तो कंजर्व्ड कौन कौन सी चीजें होती हैं भाई? इन इलास्टिक कोलिजन में बस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, और एक क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है और एक लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होता है। ठीक है, ये दो चीजें हैं, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है। ये वाला फंडा समझ में आ गया? तो हाँ, तो यहाँ पे अपन आंसर में क्या लिखेंगे? विच डू नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, ठीक है, लेकिन टोटल लीनियर मोमेंटम ये कंजर्व्ड रहता है, और टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है। अंडरलाइन क्या भाई? मैंने तो हाईलाइट ही कर दिया। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई है?
यस सर, ये वाला फंडा क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलें, ओके, डन 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 डन। अगला क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, यहां पे आंसर का रीजन भी देना है और स्टेट करना है कि ट्रू है कि फॉल्स। In an elastic collision of two bodies, the momentum and energy of each body is conserved। भाई यहां पे मसला होता है, लोग सोचते हैं कि अच्छा इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम तो कंजर्व्ड होता ही है, एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है, लेकिन आप यहां जरा गौर करें, कहा गया है कि ईच बॉडी इन एन इलास्टिक कोलिजन, क्या मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी हर बॉडी का कंजर्व्ड रहता है? नहीं सर, हर बॉडी का कंजर्व्ड नहीं रहता। पूरे सिस्टम की बात की जाए तो हाँ, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है, पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, पूरे सिस्टम का टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल बॉडीज पे बात करेंगे तो एक बॉडी में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है तो दूसरी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी का गेन हो जाता है। एक बॉडी में लीनियर मोमेंटम का लॉस होता है तो फिर दूसरी बॉडी में लीनियर मोमेंटम का गेन हो जाता है। तो इस हिसाब से जो है ना, ये सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन इंडिविजुअल बॉडीज की जहां तक बात की जाए तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, ना ही काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। आया समझ? तो यहां पे अपन क्या बोल देंगे? फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा कि भैया ये फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है? ये फॉल्स इसलिए है, इसका रीजन लिख दिया जाए। इसका रीजन ये है कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी is conserved for the entire system, not for individual bodies, is conserved for the entire system. Momentum or kinetic energy is conserved for the entire system and not for individual bodies, and not for individual bodies. individual bodies के लिए अपन ऐसा नहीं कह सकते कि momentum conserved है वगैरह वगैरह, नहीं 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 नहीं, इंडिविजुअल बॉडीज के लिए नहीं कह सकते, वो तो ट्रांसफर होते रहती हैं, ठीक है। सिस्टम का हाँ वो कंजर्व होता है, लेकिन यहां पे इंडिविजुअल बॉडीज की बात की गई थी, तो इसका आंसर क्या है कि फॉल्स, ठीक। दूसरा, total energy of a system is always conserved, no matter what internal and external forces on the body are present। भाई अगर इंटरनल फोर्स की बात करें उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टोटल एनर्जी पे फर्क पड़ जाएगा अगर आपने एक्सटर्नल फोर्सेस को चेंज कर दिया, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस को चेंज करके आप सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है उसको चेंज कर सकते हैं यार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, और ये फॉल्स इसलिए है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट, ये फॉल्स इसलिए है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट टोटल एनर्जी कैन चेंज, इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, ठीक है। टोटल एनर्जी कैन सिग्निफिकेंटली चेंज, टोटल एनर्जी कैन सिग्निफिकेंटली चेंज by changing the external force, by changing the external force. Total energy can be significantly changed by changing the external force on the body। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात भी शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अब जरा इसका अगले वाले हिस्से को देखें। वर्क डन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप फॉर एवरी नेचर ऑफ फोर्स इज जीरो। भाई वर्क डन जो जीरो होता है ना, क्लोज लूप लिखा है क्या? हाँ जी, क्लोज लूप। तो भाई अगर वर्क इज डन बाय और अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स, तभी वो वर्क डन इन द लूप इज जीरो। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही हमने अभी कहीं देखा था ऐसा। तो भैया मैंने क्या बताया कि अगर वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क इज डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तभी राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो होगा। लेकिन अब फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स को लेकर के अगर ऐसे मान ली एक बक्सा है मेरे पास, ठीक है, उसको मैं फ्रिक्शनल फोर्स से अगेंस्ट धकेल रहा हूं और मैंने अगर राउंड ट्रिप लगा लिया, तो उस वाले केस में क्या वर्क डन जीरो होगा? नहीं सर, वहां तो वर्क डन ज्यादा ही होने वाला है, ठीक है। तो अपन लिख देंगे कि भाई ये वाला, और इसमें बोल रहा है कि हर तरह के फोर्स के लिए राउंड ट्रिप का वर्क जीरो होगा। ये बोल रहा है कि हर तरह के फोर्स के लिए वर्क डन राउंड ट्रिप पे जीरो होगा, नहीं। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें? इसका आंसर अपन लिखेंगे तो वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो अराउंड अ राउंड ट्रिप, इज जीरो अराउंड अ राउंड ट्रिप। एक राउंड ट्रिप पे अगर देखा जाए तो सिर्फ वर्क डन बाय और अगेंस्ट, वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात की जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स में वर्क डन इज नॉट जीरो, बट फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कोई अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके लिए आप वर्क डन को जीरो नहीं कह सकते। तो फॉर अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स
वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप वर्क डन को जीरो नहीं कह सकते, ठीक है। ये वाला फंडा आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर, ये वाला फंडा हमें समझ में आ गया। तो ए वाला गलत था, बी वाला गलत था, सी वाला भी गलत था भैया। अब जरा डी वाला पॉइंट देख लिया जाए। तो इन एन इनइलास्टिक कोलिजन है, इस दफा जो कोलिजन है इसमें ये वर्ड है इनइलास्टिक। तो in an inelastic collision the final kinetic energy is always less than the initial kinetic energy of the system। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बात सही क्यों है? क्योंकि जहां तक आप inelastic collision की बात करोगे ना, लीनियर मोमेंटम कंप्लीटली कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कंप्लीटली कंजर्व्ड, लेकिन जो चीज कंजर्व्ड नहीं है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है तो वो क्या बढ़ रही है? क्या बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है उल्टा, ठीक है। कम हो रही है मतलब वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी। और यहीं से आप एक बात को दिमाग में डाल लेना कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल। द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम। भाई ये बात एकदम सत्य वचन है, ये बात एकदम सत्य वचन है, ट्रू। तो मैं लिख दूंगा कि इन the case of inelastic collision, in the case of inelastic collision क्या देखने को मिलता है सर? inelastic collision में देखने को यह मिलता है कि kinetic energy is not conserved, ठीक है। that kinetic energy is in the case of an inelastic collision, the kinetic energy is not conserved, the kinetic energy is not conserved। इसका मतलब कोई ना कोई लॉस है, is not conserved and it appears into some other form of energy, and it appears into some other form of energy। भाई मेरे साथ साथ इसको लिखते हुए चलना, and it appears into some other form of energy। यहाँ पे सवाल में कहा गया है कि explanation चाहिए, इसलिए पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। it appears into some other form of energy, therefore kinetic energy is lost। और काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब क्या कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। ये अपने पास ए बी सी डी सब का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। पहले के तीनों जो थे वो गलत थे और जो आखिरी वाला है वो ट्रू निकल करके आया आपके सामने। चलें सर, ओके डन, इसको अपन ने करा पूरा क्लियर। यहां पे अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो फॉल्स 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 ट्रू लिख लेना, हो गया पूरा सही। चलें सर, अब आते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। इतने थे ना, आंसर केयरफुली विथ रीजन। यहां पर भी आपको आंसर करने पड़ेंगे भाई, जरा देख लो, एक दफा सेल्फ ट्राई कर लो, बन गया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज फिर मैं तो सॉल्व करवा ही दूंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है सवाल के ऊपर यार। चलें फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जो 8th वाला क्वेश्चन है उसका ए वाला पार्ट क्या कहना चाह रहा है आपसे? इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 बिलियर्ड बॉल्स इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। भाई ये समझो, यहां पर मसला होता है। इन एन इलास्टिक कोलिजन किसकी बात हो रही है? इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है, ठीक है। ऑफ द 2 बिलियर्ड बॉल्स इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। अब सोचने वाले सोचते हैं कि सर इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में तो टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। लेकिन आप जरा ध्यान दें, क्या पूछा हुआ है? कंजर्व्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन। क्या पूछा है? कंजर्व्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन। कोलिजन का वो जो छोटा सा अंतराल होता है, कोलिजन का वो जो छोटा सा अंतराल होता है, क्या उसके दौरान काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है? ये आपसे पूछा हुआ है। अब जरा गौर करें, जब इलास्टिक कोलिजन हो ना, तो इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, ये जो ड्यूरिंग द कोलिजन है, ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, वो दरअसल कन्वर्ट हो रही होती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो अपन क्या लिखेंगे? इसका जो ए वाला पार्ट है, आंसर केयरफुली विथ रीजन। तो इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ द 2 बॉल्स इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। तो अपन इसके आंसर में लिख देंगे ड्यूरिंग द कोलिजन। ड्यूरिंग द कोलिजन क्या हो रहा होता है? कोलिजन के दौरान, ड्यूरिंग द कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी is converted to potential energy. During the collision the kinetic energy is converted to potential energy, therefore kinetic energy is not conserved, ठीक है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि therefore kinetic energy is not conserved, therefore अपन कह सकते हैं कि kinetic energy is not conserved, therefore अपन कह सकते हैं कि kinetic energy is not conserved, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद क्या पूछा हुआ है? is the total
टोटल लीनियर मोमेंटम, अब किसकी बात हो रही है, इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन। भाई लीनियर मोमेंटम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, जैसे इलास्टिक कोलिजन था या चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही होती है, फिर वो आगे मूव कर जाते हैं। लेकिन लीनियर मोमेंटम किसी और फॉर्म में कंजर्व नहीं होता है, ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, ये एग्जैक्टली कंजर्व्ड रहता है। तो अपन क्या लिख देंगे इसमें कि इज द लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन, तो अपन लिख देंगे कि यस द लीनियर मोमेंटम इज कंप्लीटली कंजर्व्ड। यस द लीनियर मोमेंटम, जी हां जो लीनियर मोमेंटम है, यस द लीनियर मोमेंटम इज टोटली कंजर्व्ड। जी हां जो लीनियर मोमेंटम है वो टोटली कंजर्व्ड रहता है। यस द लीनियर मोमेंटम इज टोटली कंजर्व्ड एंड ये किसी और फॉर्म में अपीयर नहीं होता, एंड इट डज नॉट अपीयर इन एनी अदर फॉर्म, एंड इट डज नॉट अपीयर, ये किसी और फॉर्म में अपीयर नहीं होता, एंड इट डज नॉट अपीयर इन एनी अदर फॉर्म, इन एनी अदर फॉर्म। भाई मेरे साथ साथ लिखते हुए चलोगे ना तो जिस लेवल की क्लैरिटी आएगी ना वो अलग ही उम्दा अलहदा लेवल होगा, ठीक है। चले अब जरा इसके बाद सी वाला पॉइंट है भी कि नहीं है, अरे है। व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी, अरे रे ए वाले केस का और बी वाले केस का आंसर क्या होगा अगर इन इलास्टिक कोलिजन हुआ तो पहली बात काइनेटिक एनर्जी की थी, दूसरी बात थी लीनियर मोमेंटम की, लेकिन इस बार इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, काइनेटिक एनर्जी वो शॉर्ट ड्यूरेशन में कंजर्व नहीं होती, ठीक है। तो ड्यूरिंग द कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ठीक है। लेकिन बिफोर एंड आफ्टर अगर वहां चेक करें, इलास्टिक कोलिजन की बात थी, ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या था, बट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर, but kinetic energy is conserved before and after collision। पूरे सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व था बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। लेकिन अब यहां पे बात करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन की, तो फॉर इनइलास्टिक कोलिजन, किसी इनइलास्टिक कोलिजन के लिए, फॉर एन इनइलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। किसी इनइलास्टिक कोलिजन की अगर बात की जाए, किसी इनइलास्टिक कोलिजन की अगर बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होता है, ना ही ड्यूरिंग द कोलिजन, ना ही बिफोर द कोलिजन, ना ही आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड ऑफ एंटायर सिस्टम ड्यूरिंग द कोलिजन भी कंजर्व नहीं होता है, ड्यूरिंग द कोलिजन भी कंजर्व नहीं होता है, आफ्टर द कोलिजन भी कंजर्व नहीं होता है, और बिफोर द कोलिजन भी कंजर्व्ड नहीं होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कभी कंजर्व नहीं होता इनइलास्टिक कोलिजन में, तो कभी 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 भी कंजर्व नहीं होता, ठीक है। अब इसका जो डी वाला पार्ट है, डी वाला पार्ट है कि नहीं है, अच्छा ये ए बी सी तो पूरा क्लियर हो गया। अगर आपको सवाल का स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं हट जाऊं स्क्रीन से, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, ठीक। अब एक बार जरा डी वाला पार्ट है क्या इसका देख आ रहे हैं। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है, सिर्फ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स की दूरी पर डिपेंड कर रहा है, तो इज द कोलिजन इलास्टिक और इन इलास्टिक। भाई एक बात तुम समझते हुए चलना, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है बिकॉज जो फोर्सेज यहाँ पे इन्वॉल्व है वो दरअसल कंजर्वेटिव फोर्सेज है। क्या बोला मैंने, ये इलास्टिक कोलिजन है बिकॉज यहाँ पे जो फोर्सेज इन्वॉल्व हैं वो दरअसल कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो ए बी सी वाला पार्ट तो पूरा क्लियर हो चुका है। अब जरा डी वाले पार्ट पे करें फोकस। तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे भाई, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के सेपरेशन पर ही डिपेंड कर रहा है, ये तो कंजर्वेटिव फोर्स का नेचर होता है। तो सिंस द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव देयरफॉर द कोलिजन इज इलास्टिक। तो अपन क्या लिख देंगे, द कोलिजन इज इलास्टिक, द कोलिजन इज इलास्टिक। अपन क्या लिख देंगे, द कोलिजन इज इलास्टिक इन नेचर, द कोलिजन इज इलास्टिक इन नेचर बिकॉज जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो इलास्टिक फोर्सेस हैं, बिकॉज द फोर्सेस इन्वॉल्व बिकॉज जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, बिकॉज द फोर्सेस इन्वॉल्व आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का, ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 था ना, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का आपके सामने पूरा क्या है, डिटेल सोल्यूशन आ चुका है। बिकॉज द फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव फोर्सेस इन नेचर।
बिकॉज द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में पूरा फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन। यस सर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल डन फॉर यू। अब आपको लेके चले क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, एक बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है। इट अंडरगोज वन डायमेंशन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नाउ द पावर डिलीवर्ड टू इट एट द टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। तो पावर की यहां पे बात करी गई है। हम सब जानते हैं कि पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। पावर का बेसिक फॉर्मूला वैसे तो होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। लेकिन पावर को फॉर्मूला ना अगर मैं फोर्स इनटू वेलोसिटी बोलूंगा तब भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि सर पावर कैसे फोर्स इनटू वेलोसिटी हो गया, तो जरा गौर करेंगे आप अच्छे से। पावर का बेसिक फॉर्मूला जो आप चाहते हैं वो क्या है, वर्क अपॉन टाइम है। पक्का। अब यार अगर मैं वर्क का फॉर्मूला खोल दूं तो ये एब्सोल्युटली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में खोलेगा। बोलो हाँ कि ना। यस सर बात तो बिल्कुल सटीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि फोर्स को जरा खोपचे में रखो और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को यहां पे दबोच लो। अब तुम भी जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर किया जाए, तुम भी जानते हो अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वेलोसिटी के बराबर। तो यहां से पावर का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, फोर्स इनटू वेलोसिटी। आई बात समझ में। यस सर ये वाली बात समझ में आ गई। तो यार फोर्स इनटू वेलोसिटी। चले अब जरा ध्यान देंगे तो फोर्स के लिए F, वेलोसिटी के लिए V। भाई यार ये फोर्स जो होता है वो तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो V होता है वो तो होता है U प्लस AT। यस सर बात बिल्कुल सही है। द बॉडी वॉज इनिशियली एट रेस्ट। द बॉडी वॉज इनिशियली एट रेस्ट मतलब U इज इक्वल टू क्या था सर, 0। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी ही कुछ नहीं थी, तो U अपने पास 0 हो चुका है। तो जैसे अपन ने U को 0 पुट करा तो पावर इज इक्वल्स टू MA 0 प्लस AT। अब तुम भी जानते हो कि अपन जब इसको सॉल्व आउट करेंगे ना तो M इंटू ए स्क्वायर टी आ जाएगा। और ये पूछा है कि पावर डिलीवर्ड टू इट एट द टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। तो आप जरा ध्यान देंगे, मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो प्रोपोर्शनैलिटी पावर की जो टाइम के साथ है वो लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी है। मतलब इसका जो ऑप्शन 2 है दिस इज गोइंग टू बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला फंडा समझ में आ गया होगा। हो गया इसका स्क्रीनशॉट? यस सर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल डन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 10 और 9 के ऑप्शन दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 है कुछ और। ठीक है, क्या लिखा है? अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। पावर इज बेसिकली कांस्टेंट। पावर इज बेसिकली कांस्टेंट। ठीक है, इज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, डिस्प्लेसमेंट मतलब एल, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक, अब आप जरा ध्यान दें अच्छे से। तो सवाल के अनुसार पावर इज बेसिकली कांस्टेंट। पावर, कुछ लोग इसे पावर भी कहते हैं, पावर, बाकी अपन तो पावर कहते हैं। तो पावर इज बेसिकली कांस्टेंट। अब पावर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर कांस्टेंट है मतलब फोर्स इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है। बोलो हाँ। ठीक है, अब यार अगर मैं फोर्स को खोलना चाहूं ना डायमेंशनली, तो फोर्स मेरे पास क्या हो जाता है, MLT-2। इसका तो अपने पास एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक भी था, कॉन्सेप्ट ऑफ कफ। ठीक है, अगर आप लोगों ने डायमेंशन की क्लास मिस कर दी है तो दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लेलिस्ट में जा करके एक बार चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा कि मैंने कैसे पढ़ाया था डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो आपके काम की चीज हो जाएगी। तो फोर्स क्या होता है, MLT-2, और वेलोसिटी क्या होता है सर, डायमेंशनली LT-1 इज इक्वल टू क्या है सर, कांस्टेंट है। इज इक्वल टू क्या है सर, कांस्टेंट है। ठीक है, तो फोर्स MLT-2 होता है, वेलोसिटी LT-1 होती है। जरा इसको सॉल्व करना, तो M L का स्क्वायर और T की पावर -3, M L का स्क्वायर T की पावर -3, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास में कांस्टेंट। ठीक है, अब यार ये पूछा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट टी के कैसे प्रोपोर्शनल बैठेगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक काम करो, सिर्फ एल स्क्वायर को यहां रखो, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, या कांस्टेंट था ना, अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी। 2 मिनट ध्यान देना। ठीक है, हटाओ उसको, ये m की पावर क्या चढ़ जाएगी, -1 चढ़ जाएगी, नीचे आएगा, फिर ऊपर उठा दो, फिर t की पावर -3 ऊपर ले जाओ, t का क्यूब हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। यस सर बात तो सही है भाई, m भी तो कांस्टेंट है, M is also a constant, M is also constant, M भी तो कांस्टेंट है।
अगर m भी कांस्टेंट है तो इसके लिए इसके बाद अपन ऐसे कर सकते हैं कि फिर तो अगर m भी कांस्टेंट है तो l स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, t की पावर 3। एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी की पावर 3। और मुझे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब एल पूछा है। जैसे मैं स्क्वायर रूट लूंगा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर को 1/2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है भाई, पावर था एल स्क्वायर, ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया तो एल कैसे हो गया, क्योंकि आप स्क्वायर रूट लेते हैं इसका मतलब पावर को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप क्यूब रूट लेंगे इसका मतलब पावर को आप 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल टी का क्यूब था, तो एल प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/2। L प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2। इतनी आरामदायक बात है, जहां पे L इज एब्सोल्युटली द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जहां पे L जो है ना, दिस इज एब्सोल्युटली द डिस्प्लेसमेंट। जहां पे L जो है, दिस इज एब्सोल्युटली द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, t की पावर 3/2। टिक करो बेटा ऑप्शन पे, t की पावर 3/2। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। यस सर, शानदार तरह से। आगे बढ़े, अगले वाले पे आ जाएं। तो अ बॉडी कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स गिवन है -1 2 और कितना है 3। तो फोर्स गिवन है, चलो ठीक है। और यहाँ पे इसका जो मोशन है दैट इज कॉन्स्ट्रेन्ड टू मूव ओनली अलोंग द जेड एक्सिस, मतलब के कैप आएगा। ठीक है, I cap, J cap, K cap are the unit vectors along x axis, y axis, z axis। कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना कि यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होता है। अगर आप लोगों ने वेक्टर के बेसिक्स नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मिल जाएगा पूरा। ठीक है, अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है। नाउ what is the work done by this force in moving the body at a distance of 4 meter along the z axis। भाई कितना वर्क डन होगा अगर डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर का है तो। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर होने का मतलब पता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, वो भी कौन सा एक्सिस पता है ना भाई, वो भी कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 4 मीटर का। इसका मतलब x पर 0, y पर 0 और z पर 4k कैप। ठीक है, नाउ अब आप एक बहुत सिंपल सी बात पर जरा फोकस करिएगा। वर्क जो होता है ना वो आता है एज द डॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो भैया फोर्स कितना है अपने पास, फोर्स -1 2 और 3, -1 2 और 3, और डिस्प्लेसमेंट है तेरे पास कितना, 0 0 और 4k कैप। ठीक है, आपको बस ये करना है, i को i से करोगे तो निपटा दो 0। देखो यहाँ पे क्या है, ये 0 था ना इसलिए मैंने कहा। ठीक है, डॉट मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते हैं, i वाले को i वाले के साथ, j वाले को j वाले के साथ और k वाले को k वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है क्योंकि आंसर जो है ना वो आपका स्केलर क्वांटिटी आता है। भाई इसको अपन ने इससे करा तो 0, 2 को अपन ने 0 से करा तो 0, उसके बाद 3 को अपन ने 4 से करा तो 12। इसका मतलब आपका जो वर्क है वो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 12 जूल के बराबर। क्या आपको ये वाला फंडा समझ में आ गया? दिल में बसा के रखना। ये इतना शानदार सा डॉट, मतलब सिंपल क्वेश्चन था ये, बस डॉट मल्टीप्लिकेशन आपको करना आना चाहिए और ये पहले पता होना चाहिए कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब जाके आंसर अपना कैसा आएगा, स्केलर क्वांटिटी एज वर्क। ठीक है, और कई लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में गलती कर बैठते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट 4 है लेकिन कैसे लिखेंगे, तो बेटा लिखेंगे ऐसे 4k कैप। ठीक है, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? इसका आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। यस सर, क्लियर। ठीक है, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन का ये था अपने पास फर्स्ट पार्ट। मेरे ख्याल से आपको बहुत ही शानदार तरह से हर एक चीज समझ में आ गई होगी, मैंने पूरा सुपर एक्सप्लेन करा है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो जरा इस वीडियो पे अपना प्यार बरसाएं, इस वीडियो को लाइक करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को पूरा फैला दो, अपने सारे मित्र मंडल को बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे प्लेलिस्ट में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं फिजिक्स में और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी
अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर आपका फीडबैक जेन्युइन लगता है तो उस पर काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग। अब इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरी क्लास को। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख के आपको लग रहा है कि सर सेम चीज सेम एनसीईआरटी का सोल्यूशन हिंदी में कैसे मिलेगा सर हमें, तो अगर ये लैंग्वेज बैरियर को आपको दूर करना है तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल आपकी इसमें फुल सपोर्ट पे। ठीक है, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।